बायो मॉलिक्यूल्स। अब जैसे अपने पास ये बुक है ना, तो इस बुक का क्या कंपोजिशन है, अपने को निकालना है कि इस बुक में क्या क्या किस किस चीज से मिलके बनी। या जैसे आपको किसी ने एक कार बता दी या कोई आपको ये बता दिया कि ये चीज बनाना है, तो आपको ये होगा कि उसका बिल्डिंग मटेरियल क्या है, बेसिक मटेरियल क्या है, क्या मटेरियल अपन यूज करेंगे जो वैसी चीज बना पाएंगे, है ना। मान लो जैसे आपको जहाँ आयरन यूज करना है वहाँ पे आपने वुड यूज कर ली, जहाँ पे वुड यूज कर, जैसे आप ये डस्टर है तो इसका कंपोजिशन क्या है, तो कैसे अपन इसका कंपोजिशन निकालते हैं। एक तो इसको अपन फिजिकली अपन ने देखा, चलिए अपन ने फिजिकली देखा तो अपने को ये मालूम है कि इसका मैक्सिमम पार्ट वुडन है, वो बाकी सिंथेटिक है या क्लॉथ है या जो भी है ना। तो बायोमॉलिक्यूल्स में अपने को अपनी पूरी बॉडी के बायोमॉलिक्यूल्स निकालना है, तो पूरी बॉडी में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है इसको निकालने के लिए सबसे पहले एक प्रोसेस क्या होती है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में अपन उसको मैश कर लेते हैं। क्या करेंगे, एक बीकर में ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ले लेंगे। ये याद रखने वाली बात है कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तो क्या क्या ले सकते हैं अपन, लीव्स ले सकते हैं, कोई मांस के टिश्यू मतलब आप फ्लैश ले सकते हैं किसी की बॉडी का, कोई टुकड़ा किसी जानवर का उसका टुकड़ा ले सकते हैं, है ना, स्टेम ले सकते हैं, लीव्स ले सकते हैं, रूट्स ले सकते हैं, कुछ भी ले लेंगे क्योंकि आज अपनी बॉडी है, आज अपनी बॉडी में से आपने फिंगर ले ली तो क्या होगा कि फिंगर में जो है वही आएंगे, हेयर का तो फिंगर में जो छोटे हेयर होंगे उनको भी वो भी आ जाएंगे। तो बायोमॉलिक्यूल्स अपने को पता लगाना है कि अपने बॉडी में बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा, ट्राइक्लोरोएसिटिक, आपको मालूम ही है ये आपका एक ऐसा मोर्टार और पेस्टल होता है, इसमें ये एसिड और ये लेके अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लें, तो उससे क्या होगा ये बताएं। जो मतलब फिल्ट्रेट तो अभी अपन ने करा ही नहीं है, अभी तो अपन उसको खाली मिक्स कर रहे हैं, फिर क्या होगा उसमें देखिए, आपने क्या करा कि थोड़ा सा प्लास्टिक ले लिया, है ना, थोड़ा सा कांच ले लिया, थोड़ी सी शक्कर ले ली, वो पानी ले लिया, अब आप उसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, तो शक्कर पे क्या असर होगा, पानी और प्लास्टिक पे क्या असर होगा, और उस पर दोनों चीजें, या मिट्टी भी ले ली थोड़ी, तो अब क्या होगा, शक्कर डिजॉल्व हो जाएगी, है ना, कांच प्लास्टिक और ये चीजें क्या रहेगी। अब उस वाले सॉल्यूशन को आपने एक बीकर में, ये बीकर है ना, तो यहाँ पे जैसे कि आपके एक आपने फनल लगाया, फनल में एक आपने यहाँ पे फिल्टर पेपर, आपको मालूम है कि फिल्टर पेपर या साइड से फिल्टर पेपर लगा देते हैं, इसको साफ में फिल्टर कर दिया, इसको फिल्टर कर दिया तो कौन सा पार्ट ऊपर ले जाएगा, जो कि अपने को नहीं मालूम कि प्लास्टिक है कि क्या है, अपने को कुछ भी नहीं मालूम, अपने को एक पार्ट ऊपर मिलेगा और एक डिसॉल्व पार्ट मिलेगा, तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, वाटर इनसॉल्युबल पार्ट होगा, अगर अपन ये वाला जो मैंने बताया वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, वाटर सॉल्युबल पार्ट होगा। तो शक्कर आपको ऊपर वाले पार्ट में मिलेगी, नीचे वाले में मिलेगी, नीचे वाले। ऐसे ही आपने ये वाला पेस्ट बनाया तो इसको फिल्टर करा, तो जो चीज एसिड में सॉल्युबल है वो कहाँ मिलेगी आपको, नीचे मिलेगी, और जो इनसॉल्युबल है वो कहाँ मिलेगी, ऊपर मिलेगी। तो जो एसिड सॉल्युबल पूल अपन बोलते हैं और एक एसिड इनसॉल्युबल पूल बोलते हैं, तो ये वो दोनों पूल यही है, ऊपर वाले पार्ट में जो भी चीजें एसिड में नहीं घुलेगी उसको अपन एसिड इनसॉल्युबल बोलते हैं, नीचे वाला
एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट नहीं करती, उनका कैसे करेंगे? एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट नहीं करती यूजुअली। रिएक्ट सो रिएक्ट वाली बातें छोड़ दो आप, रिएक्ट नहीं मतलब दोनों को उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मास का हटा दो एक बार। हाँ जैसे कि कोई चीज है हाँ जो एसिड से रिएक्ट भी नहीं हो रही है, वो वाटर सॉल्युबल भी नहीं है, कभी हो। तो मेरी बात सुनो, अगर अपने पास एक ही ऑप्शन है जैसे वाटर है, तो दो ही ऑप्शन बचेंगे, एक तो वाटर सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल, इसके अलावा कुछ है क्या? तो एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, जो घुल जाएगी वो एसिड में घुल जाएगी, जो नहीं घुलेगी वो नहीं घुलेगी, बस। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन का बेस का है, बेस सॉल्युबल तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ अपने को एसिड सॉल्युबल पूल देखना है और एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो भी है वो बेस में घुलती है या वो प्रॉपर्टीज सब अलग है। देखिए क्या होता है, कोई भी उसको सिंप्लीफाइड करने का तरीका रहता है। अभी इसमें अपन बहुत सारी केमिस्ट्री लगा देंगे तो आप 11th में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अब इसमें सिर्फ एक ऑप्शन है कि या तो एसिड की सॉल्युबिलिटी या ना, कोई बेस भी नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल। अब तो एसिड इनसॉल्युबल पूल, तो आपको अब आपके पास दो चीजें हो गई, एक तो जो एसिड सॉल्युबल है और एक एसिड इनसॉल्युबल। देखिए क्या है, आपने देखा होगा अपन वाटर से क्यों नहाते हैं, एसिड से क्यों नहीं नहाते? तो एसिड जला क्यों देता है अपने को? भाई एसिड से जला देता है। एक तो एक्चुअल क्या है, अपनी स्किन एसिड में सॉल्युबल है, वाटर भी इनसॉल्युबल है, वाटर में घुलती नहीं है। जिस दिन वाटर में घुलने लगेगी उस दिन अपन वाटर से नहाना बंद कर देंगे। एसिड अपन जरा सा डालते हैं तो वह छाला क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उतना पोर्शन वो क्या होता है, डिसॉल्व कर लेता है, उतने पोर्शन को वो डिसॉल्व कर लेता है अपने आप में, तो उतना हिस्सा वो डिसॉल्व हो जाता है। वाटर अपन डालते हैं तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, बस एसिड और बेस मतलब वाटर में ये अंतर है कि एसिड में क्या होता है, H आयन ज़्यादा होते हैं तो वो आपकी स्किन को डिसॉल्व कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ों। तो इसलिए तो ये दो पूल आपके हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो एसिड सॉल्युबल है ये कौन से मॉलिक्यूल कहलाएंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो, है ना। तो एक चीज अपने को ध्यान रखना है कि ये एसिड सॉल्युबल में माइक्रो मॉलिक्यूल हो गए और एसिड इनसॉल्युबल में मैक्रो मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसमें हमेशा, ये तो बिल्कुल एक सिंपल सी चीज चल रही है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज आती है लिपिड के बारे में। लिपिड, अब इसमें एक और उन्होंने बताया कि एसिड सॉल्युबल जो भी होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल और एटम में तो आपको अंतर मालूम है अच्छी तरह से, है ना। तो मॉलिक्यूल जो भी एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है उनका वेट क्या होगा, लेस देन 100,000। जल्दी बता, 1000 डाल्टन। ये डाल्टन काय की इकाई है, वेट की इकाई है। तो अब आप बोलोगे कि किलोग्राम मिलीग्राम, तो ये डाल्टन क्यों नई इकाई की जरूरत पड़ी? हाँ नहीं, इसकी क्या जरूरत पड़ी जब आपके पास मिलीग्राम है, किलोग्राम है, तो ये डाल्टन क्यों ली अपन ने इकाई? ये बहुत छोटे, जहाँ पे मतलब अपने को, अब इसको अपन मिलीग्राम में लिखेंगे तो वो अपनी जीरो ही इतनी हो जाएगी कि आपको परेशानी आएगी कभी। तो ये 1000 डाल्टन और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मोर देन 1000 डाल्टन, है ना। उल्टा तो नहीं लगा निशान, नहीं, हाँ ठीक है, चलो स्मॉल हो गए तो अब लिपिड आ गया। लिपिड अब पूछते हैं, जब भी कोई एग्जाम होगी, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी, जब भी कोई साइंस की ऐसी एग्जाम होगी जहां आपके कॉन्सेप्ट को देखना होगा, तो वो आपसे पूछेंगे कि किसका, लिपिड का।
लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है लिपिड का? लेस देन 1000 या मोर देन 1000? अपन उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो अपने को मालूम पड़ा कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कम है कि ज़्यादा है, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। लिपिड है लेस देन 1000 डाल, लेस देन 1000 डाल। अब लेस देन 1000 डाल देंगे तो कहाँ मिलेगा ये? है ना, सिंपल सी बात है। आप बोलेंगे कि ये एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेगा, पर वहां नहीं मिलता है। वो मिलता है आपको ऊपर एसिड इनसॉल्युबल पूल में लिपिड मिलता है। ये चीज ये इसलिए आपको बताना है क्योंकि बाकी सारी चीजें आसान है, पर ये चीज लिपिड के मामले में वो है माइक्रो मॉलिक्यूल, पर वो मिलता कहाँ पे है? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। अब उसका रीजन क्या होता है कि जैसे जो भी मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, जैसे एक मॉलिक्यूल है और 1000 मॉलिक्यूल किसी वेसिकल में पैक होंगे, तो वो जैसे एक शक्कर है और वो इकट्ठी होकर और आपने उसको प्लास्टिक की थैली में डाल दिया, मैंने बताया था आपको। तो प्लास्टिक की थैली में डाल दिया तो क्या होगा? वो डिसॉल्व होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तो वो है माइक्रो मॉलिक्यूल है, वो वाटर सॉल्युबल, पर वो वाटर में डिसॉल्व क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो वेसिकल के फॉर्म में। वेसिकल समझते हैं आप, सेल के अंदर वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल से कौन बनाता है? वेसिकल से कौन सा ऑर्गेनिल बनाता है? मतलब गोल्गी अपरेटस जो पैकेजिंग और ट्रांसफर का काम करता है, तो पैक करके और तो वो वेसिकल्स के कारण ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं और लेस देन 1000 डाल्टन का होने के बाद भी ये इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं। तो ये आपने पता कर लिया। अब आप जब उनका कंपोजिशन देखते हैं, केमिस्ट्री में आपको मालूम है कि अपन कैसे सब देखते हैं, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है ना। तो जब आप एलिमेंट्स का देखते हैं परसेंटेज वेट, तो जो मिलता है अर्थ क्रस्ट समझते हैं आप? जो मिट्टी है, अपने आसपास की मिट्टी है, इसमें जो कंपोजिशन है जस्ट वैसा का वैसा ही कंपोजिशन आपके बायो मॉलिक्यूल्स में मिलता है। बॉडी के जो भी अपनी बॉडी बनी हुई है वो लगभग कंपोजिशन किसका देता है? मिट्टी का देता है। ये आ गया समझ में आपको? तो यहां तक तो आपको समझना। अब इसके टाइप्स में अपन देखते हैं कि एसिड सॉल्युबल पूल में क्या मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्या मिलेगा। तो अब आपके पास 3-4 चीजें हो जाती है इकट्ठी, जो नाम है। मतलब अभी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, अभी आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि बॉडी में किस चीज में, जैसे आपको सेल के स्ट्रक्चर मालूम है ना, सेल में बेसिक चीज कौन सी है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का जो कंपोजिशन है लगभग वही एसिड सॉल्युबल पूल का होता है। एसिड सॉल्युबल पूल में जो भी चीजें मिलेगी वो क्या मिलेगी? साइटोप्लाज्म में जो होगा वो एसिड सॉल्युबल पूल में चला जाएगा। आप समझे? आपने उसको करा, एसिड ने क्या करा? वॉल को ब्रेक करा, जो भी सेल वॉल हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो उसको ब्रेक करा तो उसके अंदर का जो भी कंपोजिशन है क्या मिलेगा? आपने यहाँ पे जो पेस्टर और मोर्टार में जो चीजें तोड़ रहे हो, आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप सेल को ब्रेक कर रहे हो। सेल ब्रेक करी तो क्या निकलेगा उसमें से? साइटोप्लाज्म और दूसरी ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी आपके जितने भी है, राइबोसोम, ये तो दोनों चीज। तो सेल ऑर्गेनेल का कंपोजिशन जनरली सेल ऑर्गेनेल का कंपोजिशन जो भी होता है वो आपको एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलता है, और जो भी साइटोप्लाज्म का जो कंपोजिशन होता है वो आपको क्या मिलता है? सॉल्युबल। इतना सा अपने को क्लियर हो गया। अब बेसिक अपन जो भी है यहां से चलते हैं तो अपन प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट। जब अपन न्यूट्रिशन की बात करते हैं, आपके बैलेंस डाइट की बात करते हैं,
अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए। तो न्यूट्रिशन के लिए अगर मान लो आपको बॉडी में आयरन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा तो आपको न्यूट्रिशन में आयरन लेना पड़ेगा, एलिमेंटल आयरन लेना पड़ेगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। और कुछ बच रहा है? विटामिन्स। विटामिन्स तो छोड़ देते हैं, पर अभी ठीक है, विटामिन्स भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन्स एक और चीज बच गई खाने जो अपनी बॉडी में हर सेल में मौजूद है, हर सेल में, न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए और डीएनए हर आदमी की हर सेल में प्रेजेंट है। सो आप उसको न्यूक्लिक एसिड, तो ये आपकी बॉडी में आपको इनके बारे में एक प्रॉपर वे में आपको मालूम होना चाहिए कि इनकी जनरल स्ट्रक्चर क्या है, इनका वेट क्या है, कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कैसे पॉलीमर बनाते हैं, कैसे मोनोमर बनाते हैं, कौन सी चीज का। अब जैसे न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो कोई भी न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, उसमें कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है। एक सबसे पहले आप देखें तो नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, एक बेस होता है नाइट्रोजनस बेस, इसके आपको नाम मालूम है, एडेनाइन, थाइमाइन, गुआइन और यूरेसिल। आरएनए में मिलेगा थाइमिन आपको। तो ATGC ये चारों नाइट्रोजन बेस है, ATGC, और यहाँ पे थाइमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल मिलेगा। ये न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट है। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। सेकंड होगा उसमें एक पेंटोज शुगर होगी, पेंटोज शुगर, पेंटोज मतलब 5 कार्बन की, 5 कार्बन शुगर होगी, 5 कार्बन शुगर। अब ये तो आपको मालूम है कि डीएनए में कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोस, जो 5 कार्बन की उसको राइबोस शुगर बोलते हैं, है ना। तो डीऑक्सीराइबोस होगी। और आरएनए में कौन सी होगी? आरएनए में कौन सी होगी? ये डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस, और ये राइबोस, प्लेन राइबोस शुगर किसमें होगी? आरएनए। तो आपका फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस हो गया, दूसरा पेंटोज या क्या बोलेंगे इसको? राइबोस, राइबोस शुगर होगी, राइबोस शुगर। ठीक। थर्ड क्या होगा? एक फास्फेट होगा, फास्फेट ग्रुप होगा। ये 3 चीज क्या बनाती है? न्यूक्लिक एसिड। अब इनके अपन अलग अलग स्ट्रक्चर अपन भी देख लेंगे। अभी अपन एक उसमें देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल है, पर इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक मॉलिक्यूल होता है, वो क्या होता है? एमिनो एसिड्स। बिल्कुल सही। तो इसको अपन हटा देते हैं, एमिनो एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड हो गया आपका। अब प्रोटीन अगर अपन देख रहे हो तो प्रोटीन में इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? एमिनो एसिड। एमीन जब भी आप ध्यान रखें तो आपके दिमाग में नाइट्रोजन ध्यान आना चाहिए। तो एमिनो एसिड, अब इसको बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड्स की। एमिनो एसिड की सिंपल स्ट्रक्चर में क्या है? ये कार्बन है, ये उसके चारों वैलेंसी है। एक तरफ आप NH2 लिख दीजिए, एक तरफ आप COOH लिख दीजिए, एक तरफ सिर्फ आप एक H लिख दीजिए। ये हर एमीन का, जितने भी एमिनो एसिड्स हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है। सिर्फ बदलेगा तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये H हो गया,
तो सबसे सिंपल एमिनो एसिड्स क्या है? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? CH3 हो गया, तो ये क्या हो गया? एलानाइन हो गया। और यहाँ पे अगर CH2OH हो गया तो ये क्या हो गया? सेरीन, है ना? ये ऐसे बस। तो आपको कुछ भी नहीं याद करना है। अच्छा, दूसरी बात, इसके कारण ये जो R ग्रुप है, इसको आप इसका जनरल फार्मूला बनाएंगे तो आप सिंपल में इसका जनरल फार्मूले में यहाँ पे एक आपस है R लिख देंगे, यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे आपका NH2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका COOH आ जाएगा। R ग्रुप ये वेरिएबल होता है, हर एक एमिनो एसिड्स में R ग्रुप अलग अलग होता है। अब R ग्रुप अलग अलग होने से क्या अंतर आता है, बता सकते हैं? प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। तो कुछ एमिनो एसिड, नाम क्या है? एमिनो एसिड, पर कुछ एमिनो एसिड बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं, कुछ एमिनो एसिड न्यूट्रल होते हैं, कुछ एमिनो एसिड एसिडिक होते हैं। तो अब ये देखिए, ये एमिनो एसिड प्रोटीन कैसे बनाते हैं? तो जैसे एक ही आपका ग्रुप है, आपका यहाँ पे आपका COOH आ गया, NH2 आ गया, यहाँ पे H आ गया। एक और आपका, हमेशा कल भी मैंने आपको बताया था कि ये मोनोमर नहीं होते, मतलब खाली अकेला ये HH मिलके लंबी चेन नहीं बना सकता। प्रोटीन बनाने के लिए जो एमिनो एसिड